तो चलो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थर्ड लेक्चर, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मैंने जो कहा है तुम लोग को पहले भी कहा था कि थ्योरी इन पर्टिकुलर हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए कुछ नाम नहीं दिया है मैं, कुछ बस एक्स्ट्रा और कुछ सम्स करवाना पसंद करूंगा। जैसे अगर मैं तुमसे प्रॉब्लम पूछूं एक कि फाइंड फैमिली ऑफ प्लेन्स में लास्ट क्लास हमने खत्म किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कोएक्सल with the planes r dot n equal to q1 and r dot n2 is equal to q2 and is parallel to the line of intersection of the planes r dot n3 is equal to q3 and r dot n4 equal to q4। एक बार सम को देखो, find the equation of plane coaxial with the planes इतना and इतना and is parallel। कोएक्सल मतलब समझ में आया, ये प्लेन और ये प्लेन दिया हुआ है, तो ये सेम लाइन के ऊपर कोएक्सल मतलब जो हम गाड़ी कहते हैं ये एक्सल है उसका, तो ये प्लेन। तो ये लैंग्वेज अब देख लोगे तो माने हैविंग, तो इससे तो पता ही चल गया ये फैमिली ऑफ प्लेन का सम है। तो रिक्वायर्ड प्लेन कैसा दिखेगा तब? रिक्वायर्ड प्लेन तुम्हारे पास होगा r डॉट n1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ r डॉट n2 बार इज इक्वल टू q1 प्लस लैम्डा q2। इसका मतलब r डॉट n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार इज इक्वल टू q1 प्लस लैम्डा q2। अब कुछ कह रहा है क्या? अब ये किसके साथ पैरेलल है? ये जो वन है ये किसी के साथ पैरेलल है क्या? हाँ, किसके साथ पैरेलल है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो ये मतलब ये जो है यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये तुम्हारे पास है r डॉट n3 इज इक्वल टू qt, ये तुम्हारे पास है r डॉट n4 इज इक्वल टू q4। तो n3 और n4 जो प्लेन होगा ये प्लेन का नॉर्मल है, मतलब ये लाइन जो l है, तो l जो होगा वो परपेंडिकुलर टू n3 होगा, l जो होगा परपेंडिकुलर टू l4 होगा, मतलब l जो होगा वो पैरेलल टू n3 क्रॉस n4 होगा। तो l का अगर डायरेक्शन u बार है तो u बार जो होगा वो पैरेलल टू n3 क्रॉस n4 होगा। तो मैं अपने काम के लिए u को मान सकता हूं n3 क्रॉस n4 का डायरेक्शन ले रहा है। अब ये जो प्लेन वन है, प्लेन वन पैरेलल टू L1 है, वही कह रहा है पैरेलल टू L, ये लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब है इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार ये पैरेलल टू u होगा। नहीं, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू L होगा, मतलब n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार परपेंडिकुलर टू u होगा। u मतलब क्या था? n3 क्रॉस n4। तो परपेंडिकुलर देखते ही मुझे तो लैम्डा निकालना है ना, तो n2 डॉट प्रोडक्ट विथ n3 क्रॉस n4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकल गया n1 माइनस ऑफ n1 डॉट n3 क्रॉस n4 डिवाइडेड बाय n2 डॉट n3 क्रॉस n4, और ये फिर इसमें लिख लेना, ये लैम्डा का जो वैल्यू है इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर लास्ट वाले सम में एक जगह
मैंने कहा था कि प्रूफ आज दूंगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का। आगे चल रहा हूं, ठीक है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a bar to plane r dot n is equal to d is a dot n minus d dot। नहीं क्या? चलो तो चलो, तो इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। एक मैं मेथड वन, मैं नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकता हूं। नॉर्मल फॉर्म क्या था? नॉर्मल फॉर्म था मेरा r डॉट एन कैप। अगर मैं लिखता हूं तो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, और तब p जो था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance of plane from origin। तो नॉर्मल यूज, हाँ, तो P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। तो क्या कह रहा है कि ये एक प्लेन है, इसका इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू d। तो एक काम करता हूं, r डॉट n कैप ले लेता हूं, तो ये d डिवाइडेड बाय मॉड n हो जाएगा। अगर n कैप बनाना है तो दोनों साइड मैंने मॉड n से डिवाइड कर दिया। r डॉट n बार बाय मॉड n इज इक्वल टू d बाय मॉड n। अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लेन A है, यहां से मैं एक प्लेन खींचूंगा जो इसके पैरेलल प्लेन होगा। तो ये प्लेन तुम्हारे पास दिखेगा r डॉट एन कैप इज इक्वल टू कुछ P2। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से P2 है, इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से d बाय n है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, वो तुम्हारे पास हो जाएगा P2 माइनस P1 का मॉड। इसे P1 ले लेता हूं, तो P2 जो होगा, A तो इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि A इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए A डॉट एन कैप का वैल्यू P2 हो जाएगा। P2 हो जाएगा A डॉट एन कैप माइनस P1 हो जाएगा D बाय एन बार। तो ये हो जाएगा A डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मॉड n माइनस D बाय मॉड n इज इक्वल टू A डॉट n माइनस D डिवाइडेड बाय मॉड n का मॉड। तो यही तो चाहिए था, यही तो डिस्टेंस होगा ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब तुम लेते हो an, यही तो an के इक्वल हो जाएगा ना। तो एक तो ये तरीका है, इसका और एक तरीका है। आगे चल रहा हूं, इसका जो सेकंड तरीका है वो ये है कि जो कार्टेशियन में करते थे, कि इसका इक्वेशन मुझे मालूम है r डॉट n इज इक्वल टू d है, ये a है। क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं? इक्वेशन ऑफ an, हाँ, क्योंकि इसका डायरेक्शन n बार होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन an जो होगा, इसका इक्वेशन होगा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा n बार, क्योंकि इसका डायरेक्शन n बार है, पोजीशन a से जा रहा है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो है r डॉट n इज इक्वल टू d। अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे पॉइंट n बार मिल जाएगा, अगर इसका पोजीशन n बार है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मुझे पॉइंट n मिल जाएगा। तो n, इसका मतलब है n जो इसका मतलब है ये जो n बार है वो लाइज ऑन लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो n नहीं लेता हूँ, n क्वेश्चन में ऑलरेडी है, इसे कुछ और ले लेता हूँ, इसे p ले लेता हूँ।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो P ले लेता हूं। तो P लाइज ऑन बोथ, तो P अगर लाइज ऑन बोथ तो P डॉट एन का वैल्यू D होगा और P इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू एन बार हो जाए। अब ये यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो, ये यूज करने के लिए क्या करोगे, इसे अगर मैं 3 और इसे अगर मैं 4 ले लूं, तो यहाँ पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं ऊपर वाले इक्वेशन का, इस इक्वेशन का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट n के साथ ले लेता हूं P डॉट n, तो ये क्या मिलेगा, A डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या n डॉट n। और P डॉट n के बदले क्या लिख सकते हो, D इज इक्वल टू क्या A डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n डॉट n। तो इससे लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, D माइनस A डॉट n डिवाइडेड बाई क्या n डॉट n। तो अब AP का ये लेंथ चाहिए ना, तो AP का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो P माइनस A हो जाएगा। अब P माइनस ए मतलब P के बदले क्या डाल सकते हो, P माइनस ए का वैल्यू लैम्डा इंटू एन बार है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, लैम्डा को बाहर निकालो, मॉड लैम्डा इंटू मॉड एन बार। तो मॉड लैम्डा क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू अगर इसमें डाल दूं तो D माइनस क्या A डॉट एन डिवाइड एन डॉट एन क्या होगा, मॉड एन का होल स्क्वायर इंटू मॉड एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, A डॉट एन माइनस D डिवाइडेड बाई क्या मॉड एन। देखो यही था, ये था या नहीं। तो ये सेकंड ट्रिक है, बाय यूजिंग पॉइंट ऑफ, और ये देखो ध्यान से देखो रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेक्टर में मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट बार मैं यूज कर रहा हूँ रे। नहीं, यूज किया हुआ है वेक्टर इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया है। ठीक है, आगे चलूं। तो अब इसी सब में कभी कभी तुमसे अब पूछ सकता है कि इसका ये निकाल लो, इमेज निकाल लो। तो अगर इमेज निकालने बोलेगा B बार, तुमने P बार निकाल लिया, तो P कैसा दिखेगा, A प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या 2। तो उससे इमेज निकाल लो फिर। चलो आगे चलते हैं। A variable line has direction cosine L M N and L प्लस डेल L बहुत छोटा क्वांटिटी है, हाँ, M प्लस डेल M N प्लस डेल N इन टू एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन इसलिए कह रहा है क्योंकि थोड़ा सा वेरी कर रहा है, बस L प्लस डेल्टा है ना। इफ del theta is the angle between these lines, then prove that del theta whole square is equal to del L का होल स्क्वायर del M का होल स्क्वायर प्लस del N का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन सम को एक बार पढ़ के देख लो। ये दो लाइन है, एक का डायरेक्शन कोसाइन है L M N और एक का L प्लस डेल L M प्लस डेल M और N प्लस डेल N, और ये एंगल थीटा है, छोटा है डेल थीटा। ये एंगल जो है वो डेल थीटा है। तो कॉस ऑफ डेल थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 A2, तो ये हो जाएगा L इंटू L प्लस डेल L प्लस M इंटू M प्लस डेल N प्लस N इंटू N प्लस डेल N डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और L प्लस डेल L का होल स्क्वायर M प्लस डेल M का होल स्क्वायर N प्लस डेल N का होल स्क्वायर A1 A2 प्लस B1 B2। मैं ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइन है ये दोनों। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन है, तब तो मेरे पास मैं ये जानता हूं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। मतलब ये वाला जो कैंडिडेट है ये भी 1 होगा और ये वाला कैंडिडेट भी 1 होगा, तो 1 तो 1 1 ही हो जाएगा। तो हेंस दिस इंप्लाइज क्या, कॉस ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू क्या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L इंटू डेल L प्लस M इंटू डेल M प्लस N इंटू डेल N। अब L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, तो डेल थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
L into del L plus M into del M plus N into del N। ठीक है, आगे चलो। चलो, मुझे निकालना क्या है, डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर। अब ये अगर 1 है तो फिर एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है इसलिए मैंने इसको क्या लिया, इसको तो 1 ले लिया है, तो एम प्लस डेल एम का होल स्क्वायर और एन प्लस डेल एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी तो कुछ देगा ना, मतलब तुम्हें ये टर्म चाहिए ना, तुम्हें ये टर्म कहाँ मिलेगा, ये जो टर्म है ये टर्म तुम्हें कब मिलेगा, ये टर्म इसके स्क्वायर में मिलेगा नहीं क्या। इसे अगर ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, प्लस डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू डेल एल एम इंटू डेल एम और क्या एन इंटू डेल एन इज इक्वल टू 1। अब देखो ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे है नहीं क्या, तो अगर मैं इसको 1 से यहाँ पे 1 डाल दूं तो ये क्या, ये तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस मुझे तो इसी क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए नहीं क्या, डेल एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस डेल थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये 2 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या 1 माइनस कॉस डेल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था ना, 1 माइनस कॉस ए का क्या फॉर्मूला था 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर ए बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाय 2। मगर मैं एक रिजल्ट जानता हूँ क्या, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को तुम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है नहीं क्या, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू क्या डेल थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, साइन डेल थीटा बाय 2 को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ डेल थीटा बाय 2 से, तो अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका अप्रोक्सीमेशन होल स्क्वायर होगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो हेंस तुम्हें तब अल्टीमेटली क्या मिल गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला क्या, तुम्हें मिला क्या डेल एल का होल स्क्वायर प्लस डेल एम का होल स्क्वायर प्लस डेल एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या डेल थीटा का होल स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं फिर से बार बार यही बात बोल रहा हूँ रे, कि कोई नया ज्यादा थ्योरी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक में नहीं है। तो अब एक्चुअली में अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 diagonal of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। अब ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वाला सम है, WLG विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ generality take a unit cube along coordinate axis, मतलब इस एक्सिस के अलोंग एक यूनिट क्यूब को ले लो। तो अब ये 0 0 0, ये 1 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1, सब तो ये पॉइंट अब निकल जाएगा ना, 1 0 1, ये 0 1 1, ये 1 1 0 और ये 1 1 1। O A
बी सी डी ई एफ जी। लाइन कोई एक लाइन है, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो जैसे ऊपर तुमने देखा डायरेक्शन कोसाइन लेने से ये फायदा होता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 हो जाता है। तो मान के चलो कि लेट एल एम एन जो है, ये चीज याद रखो, ये लेने से बेटर है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ले लेते हैं विथ 4 डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल क्या क्या है, जैसे तुम मान के चलो कि सपोज एंगल बिटवीन द लाइन एल और ओई, ओई एक डायगोनल होगा नहीं क्या, इसके बीच का एंगल अल्फा है। तो एल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो एल एम एन है, और ओई का तो डायरेक्शन कोसाइन है वो 1 1 1 है, या 1/√3 1/√3। तो क्या इससे कॉस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एन इंटू 1/√ओवर ऑफ क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। है कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, एल प्लस एम प्लस एन बाई, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि तुमने क्या लिया है, तुमने इसे डायरेक्शन कोसाइन ले लिया है, डिवाइडेड बाय √3। जैसे तुमने ओई लिया, अब वैसा और कोई एक डायगोनल बोलो तुम, सी के साथ कौन मेन डायगोनल बनेगा जब तुम एफ लोगे। तो वैसे ही तो सब तुम, तब डायरेक्शन रेशियो सी एफ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 - 0 1 - 1 0। और एल का तो डायरेक्शन रेशियो तुम्हें पता ही है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही मैंने लिया है एल एम एन, और इसके बीच का अगर एंगल बीटा है तो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा एल -m+0 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर। तो ऐसे कॉस अल्फा निकाल लो, कॉस बीटा निकाल लो, कॉस गामा निकाल लो, कॉस डेल्टा निकाल सकते हो ना। एक एल माइनस एम निकलेगा, एक एल माइनस एन निकलेगा, एक एन माइनस एम निकलेगा, डिवाइडेड बाय √2 1 स्क्वायर, सॉरी √2 डिवाइडेड बाय ये √2, वो निकाल के देख लेना। ये तो 0 नहीं होना चाहिए, मैंने गलती किया ना, ये तो 1 होना चाहिए था। तो ये प्लस एन हो जाएगा, ये एल माइनस एन प्लस एम हो जाएगा, ये एम माइनस एन प्लस एल हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, ये भी √3, तो सब √3 हो गया। तो अब कॉस का अल्फा कॉस का गामा यूज कर लो। ये तो जानते ही हो कि एल स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। देखना है तो देख लो। ठीक है, तो अब मगर कुछ थ्योरी भी है, ऐसा नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन का एक थ्योरी है, यहाँ पे भी एक थ्योरी है। क्या, अगर एक प्लेन तुम्हें दिया हुआ है और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 z1, और यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2 z2, और ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी इक्वल टू 0। तो अगर a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 lies on opposite side of line, ये होने से अगर ये और ये यहाँ पे डालोगे, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी, तो ये लेस देन 0 होगा। और वही अगर सेम साइड होता तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। वैसे ही, ठीक है, आगे चलो। वैसे ही और एक थ्योरी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का स्ट्रेट लाइन में जैसे एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, वो यहाँ पे भी है। ए अगर तुम्हें x1 y1 z1 दिया हुआ है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन अगर तुम अल्फा बीटा गामा लेते हो, और ये लाइन अगर तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लेते हो, तब अल्फा माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाय बी, ए बी सी कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू गामा माइनस z1 बाय सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए x1 y1 z1, इसमें डाल दो, बाय नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे फुट ऑफ, मगर बोर्ड लेवल में तुम इसे यूज नहीं कर सकते।
इसे बोर्ड लेवल में यूज नहीं कर सकते हो कि जैसे सपोज मैंने एक प्लेन दे दिया है, प्लेन का इक्वेशन मैंने लिया ट्वाइस एक्स -3y + 4z + 9 = 0। ये पॉइंट ए को मैंने लिया 1 - 2 3, और मुझे ये फुट पर परपेंडिकुलर एन चाहिए। तो एन को अगर मैं अल्फा बीटा गामा ले लूं, तब अल्फा -1/2 = ये। अब इसमें क्या, बीटा +2 ये -3, उसके बाद गामा और 3, और ये 4, तो क्या गामा -3 डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस ऑफ, अब क्या, इस एक्स वाई जेड के बदले ये वाला वैल्यू डाल दो। तो ये 2 × 1 -3 × -2 + 4 × 3 + 9/2² + 9 + 16। अब वो तो फिर तुम लोग इससे अल्फा बीटा गामा निकल जाओगे। कई बार लोकस सब निकालने के लिए बोला जाता है, तो ये रिलेटिवली इससे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप कभी कभी क्वेश्चन देखोगे, एक प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया है, जैसे यही 1 - 2 3, और बोलेगा कि ए से इस प्लेन के ऊपर क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा। मतलब हर पॉइंट को अगर तुम इस टाइप से ज्वाइन करते रहोगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट कब होगा, जब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, नहीं क्या। तो ये निकालने के लिए बोल सकता है, तो निकाल सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 4 -2 एंड पैरेलल टू प्लेन्स। अरे ये तो अभी हम लोगों ने किया था एक सम। तो ये वो लाइन है, और वो इस दो प्लेन के पैरेलल है। मतलब ये लाइन का अगर डायरेक्शन यू है, तो इसका भी डायरेक्शन यू है। इसका मतलब है क्योंकि वो इस, ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 में लाई कर रहा है, इसलिए अगर मैं प्लेन नंबर 2 से एक नॉर्मल खींचूंगा, तो वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, वो होगा i कैप + ट्वाइस j कैप -6k कैप, और यहाँ से जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, वो होगा 6i कैप ट्वाइस j कैप ट्वाइस k कैप। तो इसलिए u जो है वो कैसा दिखेगा, तब u जो दिखेगा वो n1 क्रॉस n2 दिखेगा। मतलब वो तो अब n1 क्रॉस n2 तो दिखेगा ना, क्यों, क्योंकि u क्या हो रहा है, u जो है वो परपेंडिकुलर टू n1 भी होगा, क्योंकि वो प्लेन 1 में लाई कर रहा है, और क्योंकि वो प्लेन 2 में भी लाई कर रहा है, इसलिए n2 और u भी परपेंडिकुलर होगा। और ऐसा एक वेक्टर जो n1 n2 के परपेंडिकुलर है, तो वो पैरेलल हो जाएगा। इसलिए u बार तुम्हें कैसा दिखेगा, n1 क्रॉस n2 तो हम निकाल सकते हो ना, i j k 6 2 2 और 1 2 -6। और वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है ये लाइन जो है, ये पास कहाँ से कर रहा है, ए से पास कर रहा है, इस वाले से पास कर रहा है ना। तो ए पॉइंट कैसा दिखेगा तब, ए दिखेगा i + 4j -2k, ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ से है, इसे का वेक्टर फॉर्म। तो आर कैसा दिखेगा तब, a बार + लैम्डा u बार, तो आ तो गया। ठीक है, तो इसलिए हर समय याद रखो कि अगर कभी भी तुम्हें, ये बड़ा कॉमन है, एक लाइन r बार = a बार + लैम्डा b बार इज पैरेलल टू प्लेन, अगर दिया रहे r.n1 = p1,
आर डॉट एन टू इज इक्वल टू पी टू, तो ये जो बी बार है वो परपेंडिकुलर टू एन वन होगा, परपेंडिकुलर तो हैंस बी बार जो होगा वो पैरेलल टू एन वन क्रॉस एन टू। लैम्डा टाइम्स है इसलिए बी को तुम डायरेक्टली एन वन क्रॉस एन टू भी बोल सकते हो अगर वैल्यू निकाल रहे हो, और अगर कंपेयर कर रहे हो तो फिर वो ए वन बाई टू इजिकल टू बी वन बाई बी टू इजिकल टू सी वन बाई सी टू से आएगा। चलो आगे चलो। वैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, passing through A 1 minus 2 3 and perpendicular to planes 3x minus 2y plus 2z plus 5 equal to 0 and x minus 2y minus 2z plus 3 equal to 0, तो क्या होगा? तो मैं अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो ये दोनों के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखते ही मेरा कहना है अगर मैं मान लेता हूं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो अगर रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन है तो कंडीशन क्या आएगा? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश का वैल्यू 0, तो ये क्या देगा? तब ये देगा साइस ए माइनस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी 0, और ये क्या देगा? ए माइनस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस सी 0, तो इससे ए बाय बी बाय सी बाय ए बी सी निकल गया। अगर ए बी सी निकल गया, पोजीशन तो देखो दिया हुआ है ना, यही पोजीशन है ना, तो पोजीशन पोजीशन ऑफ द प्लेन तो दिया हुआ है क्या? 1 माइनस 2 3 ये वाला। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था? तब इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा था क्या? ए टाइम्स ऑफ क्या? एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स ऑफ क्या? वाई माइनस प्लस सी टाइम्स ऑफ क्या? जेड माइनस जेड वन जीरो। तुम अगर तुमने बोर्ड लेवल किया तो तुम बोलोगे सर ये सब हम अपने बोर्ड लेवल में कराया है, मैं जान रहा हूँ, मगर मैं बस एक बार रिवाइज कराते हुए निकल रहा हूँ। प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट with position vector c bar and parallel to plane r dot n is equal to 1 and perpendicular to line r bar is equal to a plus t b bar. Find the equation of line through the point with position vector, तो लाइन कहाँ से? पॉइंट तो दिया हुआ है, तो r कैसा दिखेगा? वो लाइन का जो इक्वेशन है वो कैसा दिखेगा? कहाँ से पास कर रहा है? c से पास कर रहा है, तो c बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कोई एक वेक्टर p बार। अब मुझे ये p निकालना है, कैसे? क्या कह रहा है? वो लाइन लाइन जो है पैरेलल टू प्लेन है, इसका मतलब लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू प्लेन होगा। अब लाइन का डायरेक्शन मैंने क्या माना है? p, तो वो परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? n बार, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन क्या है? r डॉट n बार इक्वल टू 1, और खुद कह रहा है कि वो लाइन परपेंडिकुलर टू ये भी है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है b बार, तो p जो है वो परपेंडिकुलर टू b बार, तो p जो है वो किसके पैरेलल होगा? n क्रॉस b के। तो p के बदले क्या लिख सकते हो? कैसा दिखेगा? c प्लस लैम्डा ऑफ क्या? n क्रॉस b, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है ना? आगे चलूं?
Find the equation of the two lines through origin which intersect the line x minus 3 by 2, y minus 3 by 1, z by 1 at an angle pi by 3. पढ़ के देखो एक बार. Find the equation of line through origin which intersects the line. ये line का equation दिया हुआ है क्या? x minus 3 by 2 क्या? y minus 3 by 1 equal to क्या? z by 1. तो ये सपोज वो लाइन है. तुम बोलोगे सर दो का भी चिंता मत करो, वो मिल जाएगा. ये एंगल पाई बाय 3 है. तुम बोलोगे सर छोड़िए, हो गया. क्यों? क्योंकि ये जो ए पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ए कैसा दिखेगा? ट्वाइस लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा. तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एओ कैसा दिखेगा? ए ओ का डायरेक्शन रेशियो, तो वो दिखेगा 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा. और डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल कैसा दिखा? 2 1 1. और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री. इसलिए cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a1 a2. तो मतलब 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सॉल्व करके किसका वैल्यू आ जाएगा? लैम्डा का. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. आगे चलो. चलो. If 2D is the ये ठीक है, ठीक है. इसमें तो मैं इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं ये बता दूं कि अगर सपोज मैंने कभी तुम्हें एक लाइन का इक्वेशन दिया, हाँ, यहाँ पे ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है. इससे बड़े आसानी से तुम सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल सकते हो लाइन का. जानते हो ना कैसे? हमने बोर्ड लेयर में क्या था? ए वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्या? बी जेड. तो ये y डिवाइडेड बाय 1 बाय इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय क्या? 1 बाय बी. ये वाले को समझ में आ गया? b को इस साइड लेके आ गया, 1 बाय बी से डिवाइड कर दिया, और x इक्वल टू 0 के लिए क्या कर सकता हूँ? तो ये वो लाइन का इक्वेशन आ जाता है. अब शॉर्टेज डिस्टेंस वाला तो एक फॉर्मूला है. शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी होता है इसे चेंज करोगे किसमें? तो एक्स आर कैसा दिखेगा? एक्स का पोजिशन क्या है? 0 आई कैप. y का भी पोजिशन कुछ नहीं है, तो क्या? 0 जे कैप. जेड का पोजिशन क्या है? 1 बाय बी के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 बाय ए आई कैप. डायरेक्शन तो यहां से आएगा प्लस 1 बाय बी जे कैप प्लस 0 के कैप. खेला खत्म. तो इसका मतलब आर बार जो है वो कैसा दिखेगा? a1 प्लस लैम्डा b1. ये a1 है, ये b1 है. और कैसा दिखेगा? a2 प्लस के b2. तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा दिखेगा? फॉर्मूला था ना, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का होल मॉड. किसी को लिखना है तो लिख लो. लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. अगर एक प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन होगा, मतलब स्लैंटेड प्लेन होगा यह समय, हाँ, और ये एक हॉराइजेंटल प्लेन होगा. ये लाइन कैपिटल एल जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा.
तुम्हें लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इस स्लैंटेड प्लेन में पूछा जाएगा। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ये हर समय वो लाइन होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई भी लाइन यहां से किसी भी पॉइंट से खींचो इस पीले वाले प्लेन के ऊपर, सच दैट ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो और लाइन में लाई करे। ठीक है, तो स्लैंटेड प्लेन है तो इसे मैं एस प्लेन कह रहा हूं, स्लैंटेड। ये एच प्लेन है, हॉराइजेंटल प्लेन। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन एस प्लेन जो होगा विल बी द लाइन lies in slanted plane and perpendicular to line of intersection. तो सपोज तुम्हें एच प्लेन हॉराइजेंटल प्लेन एक दिया हुआ है, स्लैंटेड प्लेन दिया हुआ है, और तुमसे पूछा है कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप निकालो। किसी पॉइंट से पास करेगा ना, फ्रॉम द पॉइंट ए। इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 2 ले लो, 1 ले लो और 0 ले लो। तो इसका मतलब है ये मेरा स्लैंटेड प्लेन है, ये मेरा हॉराइजेंटल प्लेन है, ये पॉइंट है मेरे पास ए ऑफ 210। मैं मान के चलता हूं कि ये वो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेन है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का रेशियो यू बार है, डायरेक्शन यू बार है, और इसका डायरेक्शन रेशियो सपोज ए बी सी है। तो ए एम, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ ए एम अभी कैसा लिख सकते हो, पास कहां से कर रहा है, 210 से पास कर रहा है, इसलिए x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस 0 बाई सी। अब यू बार कैसे निकालोगे, यू बार तो एक लाइन है ना, ये BC। तो BC जो है इस लाइन का जो नॉर्मल होगा वो कैसा दिखेगा, N1 बार 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। N2 बार कैसा दिखेगा, I माइनस 2j प्लस 5k। नहीं क्या, जो ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो BC जो है वो परपेंडिकुलर टू N1 है, BC जो है वो परपेंडिकुलर टू N2 है। तो BC जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, N1 क्रॉस N2। मतलब U बार जो दिखेगा वो N1 क्रॉस N2। तो ये IJK 1 माइनस 2 5, 1 माइनस, सॉरी 4 माइनस 2 6 और 1 माइनस 2 5 दिखेगा। तो U तुम्हारा दिखेगा माइनस 5 टू जा 10 प्लस 12, तो 2i कैप 6 माइनस 20 माइनस 14j कैप माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6k कैप। तो अब क्या होगा, तो AM जो होगा वो परपेंडिकुलर टू U है, तो इसलिए AM का डायरेक्शन रेशियो क्या था, ABC। U का डायरेक्शन रेशियो यहां से तो क्या मिला, ट्वाइस ए माइनस 14b माइनस 6c0। और एक रिलेशन कहां से निकलेगा, अरे यार ये ABC अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये जो प्लेन का H प्लेन का नॉर्मल, H प्लेन का नॉर्मल, S प्लेन का नॉर्मल, तो S प्लेन का नॉर्मल क्या है, N2। N2 भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब AM क्योंकि लाई कर रहा है H प्लेन के S प्लेन के ऊपर, तो ये N2 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा नहीं क्या। तो AM का डायरेक्शन रेशियो है ABC, N2 का डायरेक्शन रेशियो ये रहा 1 माइनस 2 5, और ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए A माइनस 2B प्लस 5C इक्वल टू 0। हेंस A बाय B बाय C बाय फॉर्मूला लगा दो, हेंस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप आ गया। देखना है तो देख लो।
ठीक है, चलो अब जस्ट इसके बाद तुम लोगों को एक थ्योरी मिलेगा, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। हाँ, 1 घंटे का वीडियो है, वो लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड वीडियो है मेरा। हाँ, तो वो वीडियो को तुम एक बार देख सकते हो। उस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ax1 प्लस b1 प्लस सी इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। मतलब मैट्रिसेस का किसी का कोई और एक्स्ट्रा थ्योरी का जरूरत नहीं है रे, इसलिए ये नहीं सोचोगे कि सर मैट्रिसेस अभी तक आपने नहीं कराया। इसके इसके 3 केस हो सकते हैं। इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन को अगर तुम प्लेन के लैंग्वेज में बोलोगे तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तुम बनाते हो, ये एक प्लेन हो सकता है, ये एक प्लेन हो सकता है, ये एक प्लेन, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होगा तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऐसा होगा, ये प्लेन ऐसा होगा, मतलब ये कोएक्सियल प्लेन होगा। एक लाइन होगा ना, इनफाइनाइट है तो तुम इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हो। और नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन है ये एक बना लो, ये एक प्लेन बना लो और इसको ज्वाइन कर दो, ये एक प्लेन बना लो। तो ये 3 प्लेन तुम्हारा बना, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन। क्या इंटरसेक्ट करेगा? नहीं, तो ये तुम्हें नो सॉल्यूशन देगा। तो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करना है, ये लास्ट ईयर वाला है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। इसके बाद तुम लोगों को जो वो लास्ट है टेट्राहेड्रॉन के ऊपर कुछ सम्स करवा दूंगा, वो छोटा सा वीडियो होगा। चलो।